वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है स्क्वाड पर ही बात हो रही है, बहुत सारी गुफ्तगू इस हवाले से सामने आ रही है। और अगर हम देखते हैं तो कनेक्शन कैंप भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगता है। कहीं ना कहीं स्क्वाड अनाउंस होने से पहले जो कनेक्शन कैंप लगाया गया जिसमें गुफ्तगू की गई, उस हवाले से ही बहुत सारी चीज़ें जिक्र करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ। और अगर हम इंग्लैंड का स्क्वाड देखते हैं तो वो एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्क्वाड। तो हाफिज़ साहब, ये जो स्क्वाड के साथ जो लड़ाई होने वाली है, जो एक मैच हमारे सामने होने वाला है, स्क्वाड की हैसियत से कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? देखिए, ये पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा है अपने, ठीक है, और इंग्लैंड की मेज़बानी करनी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अच्छी क्रिकेट खेला नहीं है। इंग्लैंड की बैटिंग निस्बतन नहीं खासी बेहतर पाकिस्तान से दिखाई देती है। आप तजर्बे के एतबार से भी देख लें और आप जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ वक्त से, और पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने आखिरी सीरीज़ जीती थी, और पिचेस के एतबार से अगर पाकिस्तान की बॉलिंग का बुनियादी तौर पर यह बड़ा इम्तहान होगा अगेंस्ट इंग्लैंड के। पाकिस्तान की बॉलिंग क्या उनको रन्स करने से रोक पाती है या नहीं रोक पाती है, क्योंकि रन्स तो वो आज़ादाना करने में सारी दुनिया में माने जाते हैं और अभी भी वो कर रहे हैं इस वक्त भी। तो ये इम्तहान होगा, मुकाबला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग का और इंग्लैंड की बैटिंग का होगा कि रन्स करने से रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। कि अगर उन्होंने 500-600 रन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिए तो भले उनकी बॉलिंग वो ना हो जिसमें जोफ्रा आर्चर और नहीं है उसमें मार्क वुड, तो वो 500-600 रन्स का अपना एक बड़ा दबाव होता है। 2, 3, 4, 5, 6 ओवर्स अच्छे लगते हैं तो 2-3 विकटें अगर गिर जाती हैं एक सेशन में, इवन बात कर लें, एक सेशन ओवर्स की बजाय सेशन में चले जाएँ, 4-5 विकटें गिर जाती हैं तो फिर मुश्किल होता है कि आपने अगर 500 रन्स के पीछे जाना है। सो पाकिस्तान की बॉलिंग का और उसका इम्तहान होगा, उनका मुकाबला होगा असल में इंग्लैंड की बैटिंग का। रन्स रोकने के एतबार से अगर पाकिस्तान नहीं रोक पाया इंग्लैंड को रन्स करने के लिए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सीरीज़ होगी। और इस सारे हालात में कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हारा है, क्या ये वाले टेस्ट मैचेस पाकिस्तान नताइज के एतबार से कुछ बेहतर खेलता है या नहीं खेलता है। और वैसे भी अभी पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी उतनी ज़्यादा इनफरादी तौर पर भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। एज टीम तो अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं और 2-3 बरस से हम अपने मैदानों पर भी कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल सीरीज़ पाकिस्तान के लिए हो सकती है। देखते हैं कि वो आते हैं पिचेस पाकिस्तान, चूँकि जब पिंडी में हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेले उसमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया, उसमें हिकमत अमली मुख्तलिफ नज़र आई। यहाँ पर जब हम स्क्वाड को देखते हैं तो स्क्वाड को देखते हुए हिकमत अमली मुख्तलिफ नज़र आती है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से आगे जब ये प्लेइंग पिच के हवाले से कि पिच क्या होती है, प्लेइंग 11 उसके बाद आएगी। डेफिनेटली जो टीम मैनेजमेंट है दोनों साइड की वो पिच को देखेंगे, उसके बाद फिर अपनी 11 का फ़ैसला करेंगे पिच कौन बेहतर पड़ता है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर पिच रीडिंग की, उन्होंने ज़्यादा बेहतर प्लेइंग 11 पिच की मुनासिबत से खिलाई, पाकिस्तान वो नहीं कर पाया। अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये भी एक इम्तहान होगा पाकिस्तान का कि हमारी टीम मैनेजमेंट क्या वाकई जो पिच उनको जो उनकी बातचीत होती है उस हिसाब से तैयार होती है, उस तरह से तैयार होती है, या फिर ये नाकाम होने के बाद फिर मलबा पिच के ऊपर डालते हैं। हालांकि वो उसी ग्राउंड पर, उसी पिच पर जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स नाकाम हुए, बांग्लादेश ने विकटें भी लीं, उन्होंने रन्स भी किए। सो अब देखना ये कि इस मरतबा पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, होपफुल हैं हम सब और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट इतनी बुरी क्रिकेट जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने खेली है वैसा ही उन्हीं गलतियों का हम दोहराएं ना इंग्लैंड के ख़िलाफ़। लेकिन हाफिज़ साहब, इंग्लैंड निस्बतन जैसा आपने भी कहा एक मुश्किल टीम महसूस होती है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पिच रीडिंग का भी होगा। अच्छा, बासित अली साहब की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने रिसेंटली जो हमारे इसके वाइट बॉल क्रिकेट के जो कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनके हवाले से भी कहा कि शायद चैम्पियंस कब तक ही हैं ये और इसके बाद फिर ना हो, क्योंकि प्रॉबली उनको महसूस हो रहा है कि कोच वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए कोच की हैसियत से, या शायद कोई और इसकी वजूहत भी हो सकती हैं। तो कोचेस का कितना इम्पैक्ट होगा इस चीज़ के ऊपर? मतलब अजहर महमूद साहब की बात करें, उन्होंने लास्ट टाइम पिच को ब्लेम कर दिया, इस बार कितना असर है कोचेस का, कितना होना चाहिए? तो बासित साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान टीम के कोच नहीं रहेंगे गैरी क्रिस्टन। हाँ, यानी उन्होंने एग्जैक्टली कहा है कि मुस्तकबिल में उन्होंने जो पेशगोई की है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो बहुत दूर है ना अभी चैंपियंस ट्रॉफी। और गैरी जो हैं वो वाइट बॉल के कोच हैं। अभी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज़ खेलनी है। देखिए, ये अभी पाकिस्तान ने कनेक्शन कैंप भी किया था, उसमें ये दोनों फॉर्मेट्स के कोच मौजूद थे वहाँ पर,
ठीक है। गैरी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक सवालिया निशान है और दूर की बात है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो करवा जाएंगे ना। देखिए बात यह है कि वो पाकिस्तान क्या खेलता है उसमें, अगर वो फ़र्ज़ कर लें जो कि बहुत ही मुश्किल है हालात को देखते हुए। वैसे तो पाकिस्तानी तो हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होगी ना कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत जाए, और अगर पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत जाता है तो फिर तो कोई भी तब्दील नहीं होगा, फिर तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। तो जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान क्रिकेट कैसी खेलता है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, जहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, हाइब्रिड पर हो, जहाँ भी हो। पाकिस्तान की टीम की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए आने वाले चंद माह में पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है, कुछ नए खिलाड़ी अगर ऐड हो जाते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, तो पाकिस्तान हैरान कुन अगर नताइज देता है तो हालात बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी जबकि हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ खेलनी है, तो कोचेज़ का बहरहाल अगर आप इतने बड़े बड़े नामों को बहसीत कोच लेकर आए हैं और आप उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान टीम के मसाइल को हल करेंगे, तो ये एक और पहलू है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए, उसमें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर आप एक 2 रुकनी कमेटी बनाते हैं इसी कोचिंग स्टाफ के होते हुए कि जो खिलाड़ियों के मसाइल सुनेंगे और उसको हल करेगी, तो फिर कोचिंग स्टाफ की क्या ज़रूरत है, सपोर्ट स्टाफ किस लिए है? अगर कोई आपको एक और 2 रुकनी कमेटी की या किसी भी एक ऐसी कमेटी की ज़रूरत है जो खिलाड़ियों के मसाइल सुन सकती है, तो खिलाड़ियों के मसाइल तो सबसे पहले उसके कोचिंग स्टाफ तक और उससे पहले कप्तान तक आते हैं। कप्तान एक ब्रिज होता है बिटवीन टीम एंड कोचिंग स्टाफ एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द टीम। कप्तान सबसे बड़ा ब्रिज होता है, और अगर कप्तान ही उसमें कामयाब नहीं हो पाता तो फिर तो मसाइल आपके बिगड़ेंगे और ज़्यादा। तो कोचेज़ का किरदार है अपनी जगह पर एक, ठीक है, लेकिन क्या वो सब चीज़ों पर गालिब आ सकता है, हावी हो सकता है? ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे, अगर आपके प्लेयर्स टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दुरुस्त वक्त पर जब आपको ज़रूरत होगी विकेट्स की, बॉलर्स विकेट नहीं ले पाएंगे, जब रन्स की ज़रूरत होगी बैटर्स रन्स नहीं कर पाएंगे, कप्तान को अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी टीम को कैसे इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, वो नहीं कर पाएगा तो कोच कुछ भी नहीं कर सकता बाहर बैठकर। और अगर आपके एक से ज़्यादा खिलाड़ियों की फॉर्म जो है वो डिप है उसमें, तो उसमें कोच उनकी मदद कर सकता है उनको बेहतर करने के लिए। लेकिन हमें वो भी अभी तक जो सूरत हाल है उस पर भी उस अंदाज में काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि होना चाहिए था। जैसे अब्दुल्ला शफीक का मसला चल रहा था, तो क्या उनके लिए या और लोगों के लिए इस चैम्पियंस कप के बजाय जिन्होंने आपकी WTC के मैचेस खेलने थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उनके लिए कुछ आपको मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को उनका इंतज़ाम और बंदोबस्त करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? एक ख्याल है कि थी, उसको नहीं किया गया। तो अब देखते ही हैं कि जब ये इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ये किस तरीके से वो बैटर्स पाकिस्तान के जो कि अगेंस्ट बांग्लादेश रन्स नहीं कर पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या वापस आते हैं फॉर्म में, रन्स करते हैं या नहीं करते हैं? अगर रन्स नहीं करेंगे तो कोच बाहर बैठा क्या कर सकता है? असल मसले की अगर जड़ तक नहीं जाएंगे तो ऊपर से अगर आप रंग रोगन करते रहेंगे तो ठीक है। अगर कोचेज़ के नाम पर लोगों ने खुश होना तो वो होते रहें, बस ठीक है, होते रहें, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। आपने हाई परफॉर्मेंस कोच भी रख लिए, आपने असिस्टेंट कोच भी रख लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कोच रख लिए, कोच का भी कोच रख लें एक, तो चीज़ें हैं ना, मेंटोर्स हैं, उनके नीचे हेड कोच हैं, उनके नीचे कप्तान हैं, कप्तानों के नीचे आगे टीम्स हैं। अच्छा, ये वैसे एक बड़ी गुफ्तगू इस हवाले से भी हो रही थी जब ये चैम्पियंस कप से भी पहले कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो डोमेस्टिक के अंदर एक ऐसी चीज़ बनाई जाएगी जहाँ पर 5-5 मेंटोर्स होंगे, जो क्रिकेटर्स होंगे वो आगे बताएंगे कि इन प्लेयर्स में से ये प्लेयर्स आगे इंटरनेशनल के लिए हमने तैयार किए हैं। फौरी तौर पर हाफिज़ साहब, ये मतलब अभी जो स्क्वाड अनाउंस किया गया इसमें तमाम लोग जो हैं ये चैम्पियंस कप तो खेल रहे थे, लेकिन इनमें ये तमाम लोग परफॉर्मेंस के अतबार से इनसे बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद थी चैंपियंस कप पे। मेंटोर्स का आपको लगता है कि कोई इसके अंदर अमल दखल होगा, ये जो स्क्वाड बनाया गया है या जिस तरह से कहा गया था कि वो भी अपनी राय देंगे इसके अंदर, डू यू थिंक कि उसका कोई इम्पैक्ट इसमें होगा? बेहतर ऑप्शंस कौन से ऐसे आपके ख्याल में? जैसे मुझे पर्सनली जो लगता है, मुझे लगता है कि इन्हें साजिद को एक मौका देना चाहिए था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जाहिद महमूद को होना चाहिए था, नुमान अली को उन्होंने शामिल किया है। नुमान अली मतलब ठीक है, बहुत पुराने प्लेयर हैं, जाहिद महमूद हो सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कामरान गुलाम भी हो सकते थे, हसनैन को मौका देना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात आ रही थी, इनको फिट किस तरह से करते हैं, मगर तो सिलेक्टर्स का काम है ना। देखिए, ये फॉर्मेट स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जो आपकी टेस्ट टीम होती है इसकी इंटायरली सिलेक्शन डिफरेंट अंदाज में होती है। जैसे कि आप T20 मैच में करते हैं उससे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको ये जब आप टेस्ट मैच टीम मुंतखब करते हैं तो आपको ये एहसास होता है जब आप सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं टीम की, कि कौन सा बॉलर किस वजह से मुंतखब किया जाता है और कौन किस वजह से बाहर होता है। कामरान गुलाम का जैसा कि हम काफ़ी दिनों से पहले भी जिक्र कर रहे थे
कि कामरान गुलाम कहाँ पर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा रन्स हैं और ये तो अभी वनडे फॉर्मेट में रन्स कर रहे हैं, उनकी फ़र्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंसेज हैं। और जब उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे उस वक्त भी उनको मौका नहीं मिला था, और अब जबकि उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट में भी रन्स कर दिए हैं, 4 डे में भी रन्स करते हुए आ रहे हैं और आपके स्क्वाड का हिस्सा भी थे। और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इस स्क्वाड को, जो कि पहले टेस्ट मैच के लिए ऐलान किया, उसका उन्होंने जारी किया, तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद अली और कामरान गुलाम सेलेक्टर्स के प्लान्स का हिस्सा हैं। अब प्लान्स का वो कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिनका वो कामरान गुलाम हिस्सा हैं, क्योंकि अभी तक तो वो परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनको जिस जगह पर होना चाहिए था वो नहीं उस जगह पर नज़र आ रहे हैं। उनका मसला इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि शायद जो टीम के नुमाया खिलाड़ी हैं, जिस जगह पर उन्होंने बैटिंग करनी है तो उनका बैटिंग ऑर्डर क्लैश कर रहा है, तो उनके लिए वो अनलकी कहा जा सकता है। अब यही काम सेलेक्टर्स का या टीम मैनेजमेंट का होता है कि इन फॉर्म प्लेयर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ऐसे इन फॉर्म प्लेयर को आपने उसकी फॉर्म से फ़ायदा कैसे उठाना है, ठीक है। तो ये उन लोगों का काम है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर उसकी इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के बेस्ट 150 प्लेयर्स के सामने भी उसने स्कोर कर दिए। 4 डे क्रिकेट में पाकिस्तान में जब वो खेल रहे थे वहाँ पर भी रन्स करके आ गए, तो उसमें ये रास्ता निकालना सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का काम था, क्योंकि कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उसको रास्ता निकालते हैं फॉर्म से। फिर इमामुल हक, मतलब अभी अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो अब्दुल्ला शफीक तो हमें कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा, ना वाइट बॉल में, ना इससे पहले बांग्लादेश में उन्होंने किया। इमामुल हक तो फिर भी निस्बतन अगर आप वाइट बॉल, क्योंकि देखिए इन्होंने टेस्ट से पहले वाइट बॉल क्रिकेट रखी है, ये इनका डिसीजन था, तो अब इमामुल हक तो फिर भी वहाँ पे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए टेस्ट टीम में आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करते नहीं हैं, और उसमें आपको डिफरेंट मतलब बेहतर अंदाज में कुछ थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी के साथ चीज़ों को करना पड़ती है। जिस तरीके से इमाम को ड्रॉप किया गया वो मुनासिब फ़ैसला नहीं था, जिस वजह से, जिस उज़र पर उनको टीम से ड्रॉप किया गया वो मुनासिब फ़ैसला इसलिए नहीं था कि आपकी तो सेकंड न्यू बॉल तक बैटिंग ही नहीं जाती, तो आपका स्ट्राइक रेट इशू नहीं है, आपका इशू ये है कि आप लंबी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप लंबी बैटिंग करने के काबिल हो जाएं तो फिर आप उसके अगले मरहले की तरफ जाते हैं कि हमने इसके बाद हमने अपने स्ट्राइक रेट को देखना है। तो उनको जिस अंदाज से ड्रॉप किया गया, जिस सोच के साथ ड्रॉप किया गया, वो सोच बुनियादी तौर पर ठीक नहीं थी। इसलिए चूँकि अब्दुल्ला और उनके साथ साइम अयूब बैटिंग ओपन कर रहे हैं, तो एक टेस्ट मैच सीरीज़ में, होम टेस्ट मैच में अगर आप 2 मैचेस के बाद किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर देंगे तो फिर वापस इमाम के ऊपर आ जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा जो तब्दीलियां हैं वो टीम को और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। अब वो बाहर हुए हैं, अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी बारी का कि बारी कब मिलती है। हो सकता है कि अगर वो ड्रॉप हुए हैं, ये ओपनर्स सबसे पहली बात तो है कि अल्लाह करे कि परफॉर्म करें, अगर नहीं करते हैं ये हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन की तरफ वो जाना चाहेंगे। यार हम अगर स्ट्राइक रेट को देख रहे हैं तो कोई ऐसा बल्लेबाज जो स्ट्राइक रेट में बेहतर अंदाज में खेल सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, वो उसकी तरफ चले जाएँ। तो इमाम के लिए अब ज़रा मुश्किल होगा कि किस तरीके से वो अपने टीम सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करते हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर उन्होंने ड्रॉप किया गया है वो मुनासिब नहीं है, और जिस अंदाज से उन्होंने ड्रॉप किया गया है वो मुनासिब नहीं। उन्हें टेस्ट टीम का हिस्सा पाकिस्तान का होना चाहिए था, इससे पहले भी होना चाहिए था, तो चूँकि जब उस वक्त ही उन्होंने उनको नई टीम में शामिल किया, तो अब उन्होंने अब्दुल्ला और साइम के साथ अगर जाएंगे तो फिर ये एक डिफरेंट अप्रोच है। अब देखते हैं ये तजर्बा कामयाब होता है या नहीं होता है। फिर टेस्ट मैचेस तो अभी हैं पाकिस्तान के पास, 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने और खेलने हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं, तो 9 मैचेस और भी खेलने हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नुमान? भाई बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको एक स्पिनर को पाकिस्तान को खिलाना चाहिए था, पाकिस्तान ने उनको नहीं शामिल किया। वो जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने निस्बतन बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास होना चाहिए जो लंबी बॉलिंग भी कर सकता हो, जिसको टेस्ट मैच की बॉलिंग करना आती हो, और जो आपके लिए रन्स भी रोकने की उसमें सलाहियत हो। अच्छी लाइन पर वो एक तजर्बाकार बॉलर है, वो पाकिस्तान के लिए कारामत साबित हो सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड टीम। अब ये देखें मुकाबला बुनियादी तौर पर बैटिंग और बॉलिंग का है, क्योंकि वो बड़े खुला खेलते हैं इंग्लैंड वाले, लेकिन नुमान एक तजर्बाकार बॉलर है, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है टेस्ट सीरीज़ में। मेरा ख्याल है कि वो हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, उनको शामिल इसीलिए किया गया है। ये हो सकता है कि एक स्पिनर के तौर पर सलमान अली आगा और एक स्पिनर के तौर पर नुमान अली खेलें, हो सकता है अबरार को चांस ना मिले, हो सकता है अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो उसका मतलब है कि आपके 3 स्पिनर्स टीम में शामिल हो जाएंगे प्लेइंग 11 में,
तो फिर ये इसका इन्हिसार होगा कि आप पिच किस तरह से तैयार कर रहे हैं। हाँ। आप 3 स्पिनर्स खिलाते हैं तो फिर आप क्या आपके पास वैसा पिच होगा जिसमें अगर 3 स्पिनर्स खिलाते हैं उसमें से 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हो जाएंगे, 3 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे अगर आपके, तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ एक बैटिंग ऑलराउंडर हो जाएगा, तो आपकी बैटिंग श्रिंक हो जाती है। तो ये एक देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट किस तरीके से इसको सोचती है, ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, हारून रशीद साहब ने कहा है कि अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कप्तानी टीम में आने के बाद सीखी जाती है, और कहीं ना कहीं कप्तानी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो टीम में आने के बावजूद भी नहीं सीखी जा रही है। उनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कप्तानी के एतबार से, इस पर हम भी बहुत बार बात कर चुके हैं। हाफिज़ साहब कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्हें अगली तरफ देखना है कि इस हालात को कैसे ठीक करना है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कप्तान के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो पाकिस्तान में कप्तान बनने के बाद लोग कप्तानी सीखते हैं या कप्तान बनने के बाद मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं। तो इसका एक मतलब ये है कि आपका जो साइकिल है प्रोसेस का, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है, जिस वजह से ये बातें आज भी 2024 के अख्ताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये सुनने को मिल रही हैं। हारून रशीद साहब ने मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ़ ओहदों में मुख्तलिफ़ हैसियतों में काम किया है। उनका इस मामले में ख़ासा वसी तजर्बा है, कोचिंग में भी, सिलेक्शन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो उनकी अपनी सोच है, जो कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस तरह से होता है, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कि आप कप्तानों को तैयार करते रहे हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में। जब आपने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, अंडर 19 में आपने कप्तानों को तैयार करना शुरू किया, ये अलग बात है कि ऊपर आकर आप मुख्तलिफ़ वक्तों में सोच बदल जाती है, लेकिन ऐसे प्लेस सिस्टम बुनियादी तौर पे आपका हिला है, उस सिस्टम के हिलने की वजह से चीज़ें बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरी हैं। और बेहतर यही है कि एक तो अगला रास्ता उस तरफ कैसे जाना है, और उसमें हारून साहब हमेशा अपना ख्याल पेश करते हैं कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आप उसको कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो इस वक्त की खामियां हैं वो भी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बता भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे हैं। हारून साहब ने भी कहा कि कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फैसलों में वो आपको इस्तेकाम नज़र नहीं आता, ना तसलसल नज़र आता है, तो कन्फ्यूजन भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर मसाइल हैं, और उनको जब तक दुरुस्त अंदाज में मतलब सबसे पहले तो आपको एहसास हो ना कि मसला है। जब आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मसला ये है, तो फिर आप उसके हल की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। एहसास होना सबसे पहले ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अभी हारून रशीद साहब की भी बात हमने की है, कप्तानी के अतबार से भी हमने बात की है। डोंट यू थिंक कि अभी क्योंकि चेयरमैन साहब ने जिम्मेदारी दी कोचेस को कि ठीक है, मतलब आप डिसीजन लेंगे, आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से कप्तान का फैसला उन्होंने कोचेस पर छोड़ दिया है। तमाम गुफ्तगू के बाद, कनेक्शन कैंप, ये सब कुछ, इन तमाम डिस्कशंस के बाद जो है वो कोचेस ने तो खैर पहले ही ये बोल दिया कि कैप्टन जो हैं वो यही रहेंगे, कैप्टन चेंज नहीं होंगे। हर तरफ से एक आवाज़ ये भी आती है कि कप्तानी जो है वो चेंज होनी चाहिए, बाबर को मजीद कप्तानी नहीं करनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। कोचेस ने क्या वाकई किसी रेलेवेंट चीज़ को सोचते हुए ये फैसला किया होगा जो एक अभाम जाहिर होता है, या फिर उन्होंने बस ठीक है जो जैसे जा रहा है वैसे ही जाने, उन्होंने फैसला कर दिया? नहीं, कंसिस्टेंसी है ना। आप कप्तान बदले जाएंगे हर 2 महीने के बाद, अच्छा है बुरा है जो भी है वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आपने 2 महीने पहले कप्तान बनाया तो 2 महीने बाद आप उसको नहीं बदल सकेंगे ना। आपकी टीम और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये आपको पहले जैसे 1 साल के अंदर अंदर कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो कोचेज़ तो अपनी राय दे सकते हैं। वैसे ये खालिस्तन कोच की सोच के ऊपर चलना नहीं चाहिए, और जो कोच अभी आया है उसको पाकिस्तान के क्रिकेट में चंद हफ्ते गुजरे हैं, आप सारी की सारी चीज़ें उसके हवाले इस किस्म के अहम फ़ैसलों को नहीं कर सकते हैं। आपका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़ैसले करे, और वो ग्रुप अगर ठीक है तो फिर तो आप तसल्ली और इत्मीनान रख सकते हैं कि ये बेहतर फ़ैसले कर सकता है। और अगर आपका वो ग्रुप ही मुनासिब ना हो कि जो बेहतर फ़ैसले कर सकता हो, तो फिर आपके लिए तकलीफ़ देह है, तशवीशनाक चीज़ें हैं कि अगर वही लोग जो कि गुज़िश्ता 4-5 वर्षों में पाकिस्तान की क्रिकेट अगर इस सतह पर पहुंची है, इस नहज पर आ गई है कि उसके बारे में, सलाहियत के बारे में संजीदा किस्म के सवालात हैं, तो फिर उन लोगों से भी सवालात होने की ज़रूरत है जिन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैसले किए हैं। तो ये कोचेज़ के ऊपर तो पाकिस्तान टीम के बिलखुसूस इस सेटअप में कि आपके 2-2 माह हुए हैं कोचेज़ को आए हुए, और आप ये कहें कि ये पाकिस्तान के कप्तानों का फ़ैसला इन्हीं के हवाले होगा, ये मेरा ख़्याल इतनी मुनासिब सोच नहीं है। इससे बेहतर तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। जो लोग इनसाइड आउट, अंदर बाहर सब चीज़ों को जानते हों, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से राय दे सकते हैं अगर वो हों तो। क्यों
के अभी तक वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। इसलिए ठीक है, वो मुख्तलिफ़ वक्तों में सोच बदलती है, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आते हैं। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर चीज़ें सामने आएँ। अब कप्तानी के अतबार से जो फ़ैसले हो चुके हैं उनको फ़िलहाल तब्दील नहीं किया जा रहा है, लेकिन कप्तान अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं, फ़ैसले बेहतर करें। हाफिज़ साहब, अगर पिच को हम देखते हैं, मुल्तान की पिच, क्योंकि मुल्तान में पाकिस्तान जितने भी मैचेस हारा उनमें मेरे ख्याल से ज़्यादा मैचेस जीते हैं निस्बतन जितने मैचेस हारे हैं, तो पिच जो है वो आपको क्या लगता है क्या डिमांड करेगी, किस तरह की पिच होगी, अभी तक क्या डिमांड करती आई है, किस तरह के मैचेस होते रहे हैं वहाँ पर? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या बनाते हैं आप। जब आपने 16 का स्क्वाड या 15 का स्क्वाड आप मुंतखब करते हैं और अगर आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं तो आप इसी ख्याल के साथ करते हैं कि हमने क्या बनाना है वहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्राउंड स्टाफ है उससे बातचीत के बगैर ही आप टीम मुंतखब कर लें। चूँकि जहाँ पर खेल होना है 5 दिन का, आप उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखना ये है कि किस अंदाज़ क्या क्या हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने इख्तियार किया और उनकी टीम मैनेजमेंट की जो ग्राउंड स्टाफ है उससे क्या बातचीत हुई है और क्या वो वाक़तन 3 फास्ट बॉलर्स भी अगर आप खिलाते हैं तो आमिर जमाल फिट हैं तो 2 फास्ट बॉलर और तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर आप उनको खिला सकते हैं। अगर आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप 4 आपके बॉलर्स बन जाएंगे, बाकी आप ऑलराउंडर्स के ऊपर जाएंगे। तो ये अभी आने वाले चंद दिनों में इसको देखना पड़ेगा कि पिच, ये डिपेंड करता है कोचिंग स्टाफ पर और आपके ग्राउंड स्टाफ पर कि क्या उन्होंने हिकमत अमली तैयार की है। वो तो आपको जो करना चाहिए, आपके अपने पिच हैं, क्या वो इससे पहले उस हवाले से मुल्तान स्टेडियम में काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से तब्दील होते हैं वेन्यूज़, तो वो मुश्किल भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि आपने पिच तैयार करनी है, क्या आपको इतने वक्त में जो आप चाह रहे हैं 1.5, 2, 3 हफ़्तों में आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक रहती हैं और बिलखुसूस जब आप 5 दिन का मैच खेल रहे हैं तो देखते हैं कि आप ये क्या करते हैं। 5 दिन तक जाएगा वैसे मैच? देखिए, 5 दिन तैयारी तो 5 दिन की करनी है, पिच तो आप 4 दिन का तैयार नहीं कर सकते हैं। पिच तो आपको 5 दिन को मद्देनज़र रखकर ही तैयार करना है। हाफिज़ साहब, ये वही ग्राउंड है जहाँ पर हरभजन सिंह ने मेरे ख्याल से हाजी बशीर साहब को कहा था कि तुसी ते कबर ही कट छड़िए, बड़ी डेड सी पिच थी एक 2004-5 मेरा ख्याल, पता नहीं वो मुल्तान से फैसलाबाद गए थे, वो कोई एक और गुफ्तगू है जो यहाँ बताने वाली नहीं है। मुल्तान में एक ज़रूर था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान वहाँ पर बड़े अच्छे मैचेस जीता भी हुआ है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मैच था जब बांग्लादेश टूर पे आया था पाकिस्तान के। इंज़मामुल हक साहब का कमबैक हो रहा था पाकिस्तान टीम में और उन्होंने एक बड़ी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की थी और तने तनहा एक लिहाज से उन्होंने मैच पाकिस्तान के लिए जीता था मुल्तान में, और वो उनके वहीं से उनके करियर को एक नई ज़िंदगी मिली थी। 2003 में जब वो टीम से ड्रॉप हुए वर्ल्ड कप के बाद फिर वापस आए और वहाँ से जो मैच उन्होंने खेला फिर वो अगले 4 साल बहुत शानदार उन्होंने क्रिकेट खेली। तो इस लिहाज से माजी करीब में अगर आप देखते हैं, फिर मुल्तान में इंडिया का जो था, इंडिया जब खेला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है वहाँ पर हरभजन सिंह नहीं, वो वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी, 194। सचिन तेंदुलकर जो हैं उन्होंने रन स्कोर किए थे। तो वो तो उनके लिए तो खुशी का मुकाम था हरभजन का, तो वो तो अगर जो उन्होंने कहा है वो तो किसी और के लिए बना, किसी और के लिए शायद। हाँ, पता नहीं है। खैर, इस तरह की भी चीज़ें सामने आती रहती हैं। एक अच्छा वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट होती थी, पाकिस्तान उसको होस्ट करता था। आज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है और उस हवाले से भी कई ऐसे मतलब गुफ्तगू सामने आ रही है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी वक्त इस चीज़ को गुजर चुका है। हाफिज़ साहब, इतना अब वक्त मतलब अच्छा अरूज भी देखा आपने पाकिस्तानी क्रिकेट का और निस्बतन टेस्ट पाकिस्तान उस वक्त जीतता था। आज हम इस कंडीशन में हैं कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम जीतेंगे, हारेंगे, खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश से हार चुके, हिस्ट्री कायम हो चुकी, कोई होप नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान कोई मैचेस जीत जाए? एज अ पाकिस्तानी तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन क्रिटिकली अगर हम एनालिसिस करते हैं तो डिपेंड करता है ना कि क्या, क्योंकि आप इन खिलाड़ियों से ये तो नहीं कह सकते कि ये परफॉर्म नहीं कर पाते या ये इनमें सलाहियत नहीं है, ये नहीं कह सकते कि सलाहियत नहीं है। तो क्या रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं या नहीं करते हैं? चेक यही होना है कि चेक लिस्ट जब इनकी बनेगी टेस्ट मैच में तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बासलाहियत है, परफॉर्मेंसेस दी हुई है ना दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। टेस्ट मैचेस में भी अच्छी खेली हुई है पाकिस्तान ने। अब चूँकि उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया जो आपको टेस्ट मैच जितवा सकता है, जो आपको एक पुख्ता करके प्लेयर्स को उनकी गेम में मैच्योरिटी जब आ जाती है तो वो आपको एक मरहलावार
पाकिस्तान टीम में लाता है, वो मैच्योरिटी जो है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ला कर लाएंगे और उसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, इन आउट लगे रहेंगे और डिफरेंट किस्म के और भी मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होंगे पाकिस्तान के टीम के साथ, तो फिर आपके लिए टेस्ट मैच जीतना मुश्किल होता है। T20 में आपके 2 ओवर्स अच्छे लगे, आपने इतनी जल्दी काबू कर लिया और फिर मुखालिफ टीम को मौका नहीं मिला वापस आने का, आप जीत गए T20। तो टेस्ट मैच में सेशंस हैं, 15 सेशन कुल मिला के 3 दिनों में बनते हैं। तो किसी भी एक सेशन में अगर आप अच्छा ना खेलें और आप नेक्स्ट सेशन 2 सेशन अच्छे खेल के मैच में आपको वापस आने का मौका मिलता है और फिर आपका एक और मुकाबला होता है। इसलिए उस क्रिकेट की जो मैच्योरिटी की ज़रूरत है, उस क्रिकेट में जिस पुख्तगी की ज़रूरत है, उसमें जितनी गेम अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो आपको ऐसे नहीं है कि आपने किसी को क्लब से उठाया और आपने उसको टेस्ट टीम में डाल दिया तो आप समझेंगे कि ये वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसे एक 8, 10, 15 साल का 12 साल का तजर्बा रखने वाला बंदा करता है। तो वो मुश्किल चीज़ें हैं। सो उम्मीद तो लोगों को होती है, बट जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन ये बासलाहियत है क्रिकेटर्स, इनको खुद कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल पर वापस आने के लिए काम करना, और यही कोचेज़ का काम होता है कि अगर आपके टॉप प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर नहीं हैं तो कैसे उनका जो पीक परफॉर्मेंसेस हैं उसकी तरफ उनको कैसे लेकर जाना है। तो कोचेज़ का इस वक्त में इस जो खिलाड़ियों का ग्रो है इसके साथ काम करते हुए उनके लिए सबसे बड़ा हदफ यही है कि इनकी दोबारा पीक पर हमने इन्हें कैसे लेकर जाना है। उसमें शाहीन है, उसमें बाबर है, उसमें नसीम है, उसमें अब्दुल्ला है, उसमें रिजवान है, उसमें आगा है, उसमें सऊद शकील है, उसमें नुमान है। ये जितने भी पाकिस्तान के जो 11 खेलेंगे उनकी पीक पर कैसे लेकर जाना है। तो अब बाकी जो कनेक्शन कैंप में चीज़ें हो रही हैं वो तो अपनी जगह पर ठीक है। कोचेज़ के लिए सबसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीज़ों में। उनका फोकस ये होना चाहिए कि 15-20 प्लेयर्स आपको मिले हैं, इनकी पीक आपने कैसे पकड़नी है, बरकरार करनी है, उससे बड़ा उनका कोई हदफ नहीं है। वो तो पिचेस को ब्लेम करते हैं यहाँ पे सब, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है ना। वो कहें ठीक है, उनका ख्याल है कि, और फिर लोग उनको बात भी तो करते हैं ना, अगर उनका ख्याल है कि पिच रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो वो उनका ख्याल है, ठीक है, तो वो ठीक है, वो कायम रहे अपने ख्याल के ऊपर। वो तो फैसलाबाद की पिच के ऊपर भी बड़ी बातें होती रही हैं कि फैसलाबाद की पिच ठीक नहीं है। 350 स्कोर चेज हो गया वैसे कल, 350 भी हुए हैं, चेज भी हो गया है। फाइनली चेज वाला गिला भी जो है वो उतार दिया है टीम ने। खैर हाफिज साहब, ये प्लेयर जितने भी शामिल अब हुए हैं स्क्वाड में, ये चैंपियंस कप तो नहीं खेल रहे हैं मजीद? देखिए बात यह है कि चैंपियंस कप रह कितना की गया है, 2-3 दिन। आज क्या तारीख है? मैं कहा 24 है ना जी, आज 25 हो गया मेरे ख्याल 25 हो गई है। 25 है तो 4 दिन का रह गया है। इसमें मेरा ख्याल 2-3 मैचेस हैं बाकी, तो खेल लेने चाहिए। अब जितने दिन और हैं तो बाकी क्या, मैं तो चाहती हूँ कि बाबर अभी भी मुझे खेलते हुए नजर आते हैं। उसमें क्या गया, 2-3 मैचेस रह गए हैं मेरा ख्याल है, और उसमें 1 दिन का वक्फा भी होगा। 29 को मेरा ख्याल इसका फ़ाइनल है। तो जब आप टूर्नामेंट के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पर होना चाहिए, ताकि एक नहीं, वो कहते हैं हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हम वर्कलोड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर कोचेज़ ने कहा है कि आप लीग्स जो हैं वो ना खेलें। कहते हैं नहीं, 2 लीग्स तो हमने खेलनी है। देखिए डिबेट है ना, मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के सोचने का अंदाज़ है। पूरा टूर्नामेंट जब आपने खेल लिया तो आखिरी 2-3 मैचेस में वर्कलोड आपको ये पहले मैनेज करना चाहिए था कि डिफरेंट। आप ये है कि आप क्या लीग स्टेजेस के मैचेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉकआउट या एलिमिनेटर्स क्वालिफायर्स को या फाइनल को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको लगेगा यार लीग स्टेजेस जो है वहाँ पर आप थोड़ा आराम कर लें, और जो अहम मैचेस हैं वहाँ पर ज़रा तवज्जो दे दें, जिनकी वजह से आपको लीग्स मिलती हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में, काफ़ी सब बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी, इसी के साथ प्रोग्राम एंड कर देते हैं, क्योंकि बड़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी एक दिलचस्प बात हाफिज़ साहब ने की है कि भाईजान अगर आपको लगता है कि आपके लिए लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लीग खेलें, लेकिन अगर आप अपनी नहीं, मेरा मतलब लीग मैचेस, जैसे टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो टूर्नामेंट के जो इब्तदाई मरहले के मैचेस, जब आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो अगर आपने वर्कलोड की बात करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि क्या मेरी टीम अगर जा रही है फाइनल तक, अगर टीम फाइनल तक जा रही है तो मैंने फाइनल को वर्कलोड की नज़र करना है, या फिर किसी लीग मरहले के इब्तदाई तौर पे जो मैचेस हैं उनको वर्कलोड वहाँ पर मैनेज करना है। तो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा मैच है, फाइनल आपके लिए अहमियत रखता है या फिर आपके लिए इब्तदाई टूर्नामेंट का पहला मैच। तो आपको लगेगा ये फाइनल जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। यार 1-2 मैचेस मैंने जीत लिए हैं, यहाँ से मैं 1-2 आराम करता हूँ ताकि मैं फिर फाइनल में अगर अपनी टीम को लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर मेरी जो शमूलियत है वो यकीनी हो और मैं वहाँ पर अपनी टीम के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं,
यहाँ पर मैनेज करते हैं अपने वर्कलोड को या फिर फाइनल मैच तक ऊपर की सतह पर मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है मज़ीद डिस्कशन के साथ, नई डेवलपमेंट जो भी हमारी क्रिकेट के अंदर होती है उसके साथ आपको फिर आपको शामिल होंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।